Good morning, children. Today I will going to teach us class 10 subject citizen and social science. Lesson second, Federalist part second. Today, next points. What makes India as a federations? Divisions of power, written and rigid constitution. यानी कि क्या जो है फेडरेशन या फेडरलिज्म बनाता है, क्या कौन से ऐसे काम है जो कि भारत को एक फेडरलिज्म बनाता है, एक संघवाद बनाता है। तो डिवीजन ऑफ पावर यानी कि पावर शेयरिंग जो है, इससे पहले फर्स्ट लेसन में हम लोग पावर शेयरिंग भी पढ़े थे। तो डिवीजन ऑफ पावर यानी कि जो पावर का सत्ता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दे दिया गया है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों के लिए डिवीजन ऑफ पावर यानी दोनों को सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया है, अलग अलग भागों में कर दिया गया है। इसलिए डिवीजन ऑफ पावर जो है यह इंडिया को एक फेडरलिज्म बनाता है। रिटेन एंड रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिटेन यानी कि लिखित संविधान है, जिसमें कि 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, रिटेन है और रिगिड यानी कठोर है। यानी कि जो इसमें रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो क्या है, वह बहुत ही रिगिड है, कठोर है। यानी कि किसी भी प्रकार का अगर किसी व्यक्ति जो है वह इलीगल अगर काम करता है तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में हमारे जो पनिशमेंट बनाए गए हैं वह बहुत ही रिगिड है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और हमारे देश में जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में जैसे लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गन्स है, यानी गवर्नमेंट ऑर्गन्स में ये तीनों जो वर्क कर रहे हैं। तो इसमें जुडिशरी जो है यह इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर यही पॉइंट है, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि जुडिशरी जो है, जो फेडरलिस्ट इंडिया है उसमें जुडिशरी जो है अपना वर्क जो करता है, न्यायपालिका जो अपना काम करती है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव की कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इलेक्शन कराने के पूरे प्रोसेस को यही कंप्लीट करते हैं इलेक्शन कमीशन, उसमें वह भी पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन जो है वह भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसमें भी किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये दो चीजें, दो जो है, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है जिसमें कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं कर सकता है, एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन भी जो है उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। यही तीनों चार पॉइंट जो है वह इंडिया को क्या बनाती है, फेडरलिज्म बनाता है। अब उसके आगे पॉइंट में हम आते हैं, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। एक है इसमें कैसे फेडरलिज्म को हम लोग बना सकते हैं, फेडरलिज्म कैसे है, और भी बहुत सारी चीजें, संघवाद है, जैसे संघवाद या फेडरलिज्म है, कैसे हम उसको कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सेक्युलरिस्ट कंट्री होने के नाते यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं और बहुत सारे कास्ट हैं, इसलिए यहाँ पर सेक्युलरिस्ट कंट्री होने के नाते ही यहाँ पर फेडरलिज्म रखा गया है। यानी कि तीन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी बहुभाषी देश है हमारे यहाँ, जिसमें कि
The creation of linguistic states was the first and major test for democratic politics in our country. After independence, यानी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ, तो बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। इस तरह से नए नए स्टेट इंडिपेंडेंट होने के बाद बनाए गए। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज विद इन द सेम स्टेट। और जो 28 से 29 स्टेट हैं, उन सब स्टेट में हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के हैं, संप्रदाय के हैं, और अलग अलग भाषा बोलने वाले, लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी रहते हैं। Same states were not created on the basis of language, but no recognized differences based on the culture and geography. These included the states like Nagaland, Uttarakhand, and Jharkhand. Some national leaders resisted the demand of new states on the basis of languages, for this would lead to the disintegrations of the country. But later, these were proved wrong, and the formation of linguistic state actually made the country more united and administration becomes more easier. जितने भी स्टेट हैं, जैसे महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में और नागालैंड में, झारखंड में, ये सब अलग अलग स्टेट अपने अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। और ये कई स्टेट ऐसे हैं जो कि अपने लैंग्वेज के आधार पर, अपनी कास्ट, रिलीजन के आधार पर, के बेस पर, ये लोग जो है एक न्यू स्टेट की डिमांड करते हैं कि हमारे स्टेट को 2 भागों में कर दिया जाए, 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया जाए, जिसमें कि अलग अलग बोलने वाले लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग जो है दोनों अलग स्टेट बन जाए, जिससे कि वो एक लैंग्वेज बोलने वाले दूसरे स्टेट में रहेंगे, दूसरा लैंग्वेज बोलने वाला दूसरे स्टेट। इस तरह से बहुत सारे डिमांड ऐसे कई स्टेट कर चुके हैं, सिर्फ अपने रिलीजन एंड लैंग्वेज को लेकर के। लेकिन इसके बावजूद अगर इन सबको अलग डिफरेंस कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो हमारे देश की या कंट्री की जो यूनिटी है वह अलग हो जाएगी और वह जो है वीक हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट आता है लैंग्वेज पॉलिसी। The second test for the Indian federations of the language policy. The Indian Constitution did not give the status of national language to any of the languages, so Hindi was identified as the official language, which is mother tongue of 40% of the Indians. भारत में भारतीय सबसे ज़्यादा है और हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा है। देखा जाए तो भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं और 40% इंडियंस जो है वह ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को मानते हैं और यह उनकी मदर टंग है, यानी कि उनकी मातृभाषा है। The central government has not imposed Hindi on states where people speak at different languages. लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यह नहीं कहती है, इम्पोज नहीं करती है, किसी के ऊपर ये प्रेशर या दबाव नहीं डालती है कि आप सिर्फ हिंदी लैंग्वेज को ही अपना लैंग्वेज बनाइए या मदर टंग बनाइए, या ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ उसी को नहीं बनाया गया है। आप किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हैं उस लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस के बोलने वाले लोग हैं। Besides Hindi, there are languages recognized as scheduled languages by the Indian Constitution. For a central government job, candidates may take the examination in any of these languages instead to have their own official languages. The maximum work of the government takes place in the official language of the concerned state. अगर इस तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बना दी जाती तो बहुत सारे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकालती हैं, जिसमें कि जॉब में जो कैंडिडेट एग्जामिनेशन देते हैं और उसमें विभिन्न टाइप्स के लैंग्वेजेस आते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली, सारे लैंग्वेजेस के एग्जामिनेशन में लैंग्वेज होते हैं और जो जिस लैंग्वेज के पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो जिस लैंग्वेज के होते हैं वो उसी के एग्जाम में देते हैं। The use of English and official language was stopped in 1965. जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को बनाया गया था, यूज किया जा रहा था पहले अंग्रेजों के समय में, और 1965 में स्टॉप कर दिया गया। बट मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स feared that this was the attempt to impose Hindi on them, so central government withdraw the proposal and English along the Hindi continued for official purpose. ऑफिशियल पर्पस के लिए बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में इन दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चुन लिया। यही इनका मेन उद्देश्य था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को भी वह ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चुना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपके डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि किस तरीके से भारत में विकेंद्रीकरण
are as large as independent countries of below. Federal power sharing in India needs another type of government below that of the state government. Thus, there is a need for power sharing with each state. When power is taken away from central and state government, जैसे हमने पहले भी बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों में पावर शेयरिंग होती है एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. किसी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लोकल स्टेट गवर्नमेंट की पावर है उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. अब यहाँ पर हम आते हैं, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा, अब आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देयर इज थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट. यह थर्ड टायर है, यानी ये थर्ड टायर है, यानी त्रिस्तरीय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो ये थर्ड टायर, फर्स्ट टायर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड टायर स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड टायर इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. दिस लोकल गवर्नमेंट्स इंक्लूड पंचायत एंड विलेज म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज. अब गांव के क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो इसी के बेस से कराए जाते हैं. और but elections were not held regularly and local government were not given any power by state government. पंचायती राज सिस्टम in India, local government is popularly known as पंचायती राज. जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसी को हम लोग एक तरह से पॉपुलरली वे में कह सकते हैं कि वो उसको पंचायती राज हम लोग कहते हैं. These villages or group villages is some states as a gram panchayat. This is a council consisting of several wards, पंच एंड प्रेसिडेंट, सरपंच. इसको हम लोग सरपंच के नाम, पहले हम लोग सरपंच बोलते थे, अब इसको विलेज प्रधान यानी गांव के प्रधान भी हम लोग उनको बोलते हैं. They are directly elected by the adult population of the ward और विलेज. जो इसका इलेक्शन कैसे कराया जाता है, डायरेक्ट वे में कराया जाता है. जो उस गांव के जितने भी सिटीजन्स हैं, एडल्ट सिटीजन्स यानी 18 वर्ष के, क्योंकि हमारे यहाँ एडल्ट जजेस एंड वैध मताधिकार के आधार पर ही वोटिंग होती है. तो इसलिए जो गांव के या विलेज के जो भी सिटीजन्स या नागरिक वहाँ के विलेज के जो 18 ईयर्स के वो कह जाते हैं, वही लोग वहाँ पर इलेक्शन उन्हीं लोगों के द्वारा इलेक्ट कराए जाते हैं. इट वॉज अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा मीट्स लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस ए year to approval annual budget and review of performance of the gram panchayat. A few gram panchayats are grouped together to form a panchayat samiti or block or mandal. तो ये ब्लॉक में होता है, एक ब्लॉक यानी कई गाँव को मिला करके ब्लॉक बनाए जाते हैं. तो इस तरह से ग्राम पंचायत, गांव के प्रधान, ग्राम सेवक और एक तरह से ब्लॉक के जो मुख्य होते हैं, ब्लॉक प्रमुख, उनके द्वारा ये सारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत ये सब आते हैं, इसमें शामिल होते हैं. अब इसी तरह से जिला परिषद, ये है जिला परिषद. All the panchayat समिति in a district together constitute the जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद उसको कहते हैं. Most members of जिला परिषद are elected. Moreover, members of the Lok Sabha, MLAs of the district and some other officials together. District level bodies are also its members. जिला परिषद chairperson, it is political head. यहाँ पर chairperson जो होता है, जिला परिषद chairperson, वही इसका पॉलिटिकल हेड होता है. और इसके जो इलेक्शंस होते हैं, मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड. कैसे इलेक्टेड होते हैं? वर मेंबर्स ऑफ लोकसभा. जो मेंबर यानी कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही इनको जिला परिषद के को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं. म्युनिसिपैलिटीज इन बिग सिटीज, in big cities there are municipal corporation. These local government bodies are controlled by elected bodies consisting of people's representatives. Municipal chairperson is the political head of the municipality. Mayor is the political head of municipal corporation.
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड जो है वह क्या है, मेयर होता है। ओवरऑल there are about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities, and 1/3 of them are women, which increase women's voice in our democracy. So Jilla Parishad and local state government is the main types of third tier of system. So आज हमने फेडरलिज्म में सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ही पढ़ा, और कैसे फेडरलिज्म भारत को बनाया गया है। इसके कुछ पॉइंट्स थे, डिवीजन ऑफ पावर, रिटेन एंड रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशंस। तो आप लोग इस लेसन को, आज से लेसन कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग केयरफुली पहले लेसन को रीडिंग करेंगे। रीड करने के बाद अपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं अपनी बुक में इसको कंप्लीट करेंगे, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बुक में ही उसके आंसर दिए गए हैं, उसको आप केयरफुली लर्न कर डालेंगे।